बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठा साहब जो हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि उन पर अब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो आज ही इंक्वायरी का जो सिलसिला है उन्होंने शुरू करना है। जो कमिश्नर रावलपिंडी है उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इल्ज़ामात मुस्तरद करता है और फिर उसके साथ ही जो हुकूमत है वो ये फ़ैसला कर देती है कि चट्टा साहब के ऊपर जो मुकदमा है वो भी दर्ज किया जाएगा। तो बहरहाल जिसका जो दिल कर रहा है वही किया जा रहा है। एटलीस्ट अगर ड्रामा ही किया जाना है तमाम तर चीज़ों के ऊपर, तो कम से कम ड्रामा तो सही तरीके से किया जाए। आप पहले इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला होता है। तो ये जो तहकीकाती जो कमेटी बनाई गई है इसका मकसद क्या है? अभी तो मामला तय्युन ही नहीं हुआ। तहकीकाती कमेटी ने असल में तय्युन करना था कि इल्ज़ामात ठीक हैं या गलत हैं, या क्या आगे उन्होंने सिफारिशात देनी थी कि क्या किस तरीके से मामला आगे चलाया जाना चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई है वो पहले से ही उनके अगेंस्ट शुरू कर दी गई है। तो बहरहाल ये एक बड़ी अपडेट थी। तहकीकात उनके खिलाफ अभी मुकम्मल हुई नहीं, मुकम्मल क्या अभी शुरू ही नहीं हुई, आज शुरू होनी है। लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी जो फैसला है वो कर लिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, 2 बड़े सबूत सामने आ गए हैं धांधली के हवाले से। एक तो ये कि रात गए राय साकिब खरल साहब हैं, उनकी जानिब से ये जो है वो न्यूज़ ब्रेक की गई कि लाहौर में जो लक्ष्मी चौक है कहीं, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने एक पकड़ी है और उस प्रिंटिंग प्रेस में मानसेरा का जो हलका है, इस हलके के हवाले से जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी छपाई हो रही थी और हज़ारों की तादाद में जो बैलेट पेपर्स थे वो वहाँ पर छपे हुए पड़े भी हुए थे। तो ये एक बड़ा सबूत सामने आया है धांधली का। हालांकि जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, कोई भी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस इस तरह से बैलेट पेपर्स नहीं छाप सकती, ये सरकारी छापती है। और वही जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अलाउ करता है या उनको वो जो ठेका वगैरह होता है वो देता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस मैस लेवल के ऊपर धांधली हुई है कि देखें कि अभी तक जो बैलेट पेपर्स हैं वो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापा मारा गया है और वहाँ से जो सबूत हैं वो मिले हैं। और उसके साथ ही वैसे भी नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान भी थे कि उनके जो वोट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बैलेट पेपर्स निकल रहे हैं आपके हलके के, उसके बावजूद भी आपके जो वोट हैं वो कम है। बहरहाल ये भी एक इत्तला है कि वो जो प्रिंटिंग प्रेस है उस जिस शख्स का है उसका जो ताल्लुक़ है वो नून लीग से भी है। तो बहरहाल ये कुछ इतलात सामने आ रही हैं, लेकिन खैर एक बड़ा सबूत सामने आ गया है कि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर ये छापा पड़ा है और बैलेट पेपर्स हज़ारों की तादाद में पकड़े गए हैं। फिर ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो फाफन है उन्होंने अपनी एक फ़ाइनल जो रिटर्न रिपोर्ट है वो जारी कर दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये इतराफ़ भी कर लिया है और ये बता दिया है कि वाकई में धांधली हुई है। और धांधली के बाद जो नशिस्तें हैं, जो नताइज हैं वो तब्दील हुए हैं और दरसी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो कम की गई हैं और इसमें उन्होंने ये मुतालबा कर लिया है कि जो सीटें हैं वो वापस की जानी चाहिए। ऑडिट का मुतालबा किया है असल में फाफन की जानिब से। तो एक तो फाफन ने ये इसमें करार दिया है कि 135 जो हलके हैं, ये अभी रिपोर्ट जारी नहीं हुई थी तो तब मैंने अपने सोर्सेज से आपके साथ ही कुछ तफसीलात इसकी शेयर मैंने की भी थी कि 135 हलके ऐसे हैं जहाँ पर जो फॉर्म 47 है उसकी तैयारी में जो कानूनी लवाज़मात थे वो पूरे नहीं किए गए। मसलन कौन से कानूनी लवाज़मात जी? एक तो ये जी कि जो पोलिंग एजेंट होता है या फॉर्म 45 वगैरह जो लेकर आते हैं उनके सामने आपने जो नतीजा है वो मुरतब करना होता है उनके ताकि उनको भी पता चल सके, उनको दिखाया जा सके, वो भी उसको ओके कर देंगे ठीक है फॉर्म 45 के मुताबिक ही नतीजा बनाए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ जी, फॉर्म 47 बनाने से पहले ही पोलिंग एजेंट्स को ही बाहर निकाल दिया गया और फिर उसके बाद जो नतीजे थे वो भी पोलिंग स्टेशंस के बाहर नहीं लगाए गए। तो ये कुछ उन्होंने जो निशानदेही है वो अपनी इस रिपोर्ट के अंदर की भी है और इसमें आरओ को भी उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया है कि आरओ की जानिब से तमाम तर जो इकदाम किए गए हैं वो दुरुस्त नहीं थे। इस वजह से इन तमाम तर चीज़ों का जो ऑडिट है वो किया जाना चाहिए। 135 हल्के उन्होंने गिनवाए हैं और इन 135 हलकों में जो है वो ज़्यादा आप कहें जो हलके जीती है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जीती है और सिर्फ उन्हीं हलकों में, बाकी भी बहुत सारे हलके हैं। ये केपी के नताइज के हवाले से बात करते हैं कि केपी में भी धांधली हुई है, तो केपी में धांधली हुई है तो कोई तो सबूत सामने आए। सबूत जितने भी सामने आ रहे हैं फॉर्म 45 तक आप सामने नहीं रख रहे। इवन के जो प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी जा रही है
जो बैलेट पेपर्स पकड़े जा रहे हैं, जो फॉफन है, जो रिपोर्टें वो जारी कर रहा है, वो आप ही के जीते हलकों के हवाले से जारी कर रहा है। तो साफ जाहिर है मुबैना तौर पर जो धांधली हुई है, इस पर फॉर्म 47 की तब्दीली हुई है और ये सारी की सारी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हैं। तो तकरीबन कुछ 70 के करीब नशिस्तें हैं जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो निशानदही है वो हुई है और ऑडिट का मुतालबा किया गया है कि इसके ऊपर ऑडिट किया जाए। और अगर यहाँ तक ज़रूरत आती है कि कुछ हलकों में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए तो दोबारा इलेक्शन किया जाना चाहिए और फिर ऑडिट की शक्ल में जो है वो टेक्निकली भी तमाम तर चीज़ों को देखा जाए कि एक ही शख्स तो सारे बैलेट पेपर्स के ऊपर अंगूठे नहीं लगा रहा, फिर इसी तरीके से इतना वोटर नहीं है जितना उस हलके में जो वोट है वो कास्ट कर दिया गया, या इस तरह से भी हुआ है कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में डाले गए वोटों की तादाद ही मुख्तलिफ है, फिर इसी तरह से जी के जितने वोट डाले हैं काउंट उससे ज़्यादा वोट कर लिए गए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हुई हैं और दोबारा से फॉर्म 45 को देखते हुए फॉर्म 47 की तैयारी का भी जो है वो इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने तफसीलात रखता हूँ जी। फाफन ने तजवीज़ दी है कि जिन हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया है, इलेक्शन कमीशन उनके नताइज का ऑडिट करे। ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबसरीन को भी शामिल किया जाए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया जी कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द-ए-अमल दे, मामले की तकनीकी तहकीकात कराए जाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग, जारी बैलेट पेपर्स के काउंटर जो है उनको भी देखा जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि पहले मरहले में दस्तावेज़ात बशमूल नतीजा फ़ार्म के दुरुस्त होने का जायज़ा लिया जाए, दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फ़ार्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का भी जायज़ा लिया जाए। फाफन की रिपोर्ट में कहा गया कि तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कापियों की हकीकत की वजाहत करे। तो ना सिर्फ इतना बल्कि जी कहा गया, ये भी तजवीज़ दी गई जी कि ऑफिशल्स का आपने इसमें एहतसाब भी करना है और ये फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कापियों की हकीकत क्या है इसकी भी वजाहत करनी है कि ये जाली किस तरीके से आ गए। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 45 हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने फॉर्म 45 के वाले से क्लेम नहीं कर रहा, वो दीगर जमातों के पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक भी चीज़ों को क्लेम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक तो ठीक है, फॉर्म 45 से के हवाले से कहा जाए तो वो उनके पास होता नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में आज अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो समात का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से जो दरख्वास्त दायर थी आज उसमें समात होना थी, लेकिन समात से पहले ही बड़ा ये धमाका हुआ है कि वो जो दरख्वास्त गुजार हैं रिटायर ब्रिगेडियर अली साहब, उनके हवाले से इतलात सामने आ रही हैं। वसीम मलिक साहब की जानिब से ये ट्वीट भी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कोलीग हैं, उन्होंने ख़बर भी दी है कि दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त वापस लेने जा रहे हैं और शायद कहीं से उनको कहा गया है कि अब ज़रूरत नहीं है और अब अपनी जो आपकी दरख्वास्त है वो आप वापस ले लें, या उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया। बहरहाल वो अपनी दरख्वास्त आप आज वापस लेने जा रहे हैं। बहरहाल इसमें ये देखा जाएगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब उनको दरख्वास्त वापस लेने भी देंगे या इस दरख्वास्त को आगे लेकर चले गए, या कम से कम अपनी ऑब्जर्वेशंस वो इस मामले में ज़रूर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी धांधली के हवाले से इल्ज़ामात लगे हैं। लेकिन खैर इस दरख्वास्त को वापस लेने का जो फ़ैसला है वो दरख्वास्त गुजार की जानिब से किया गया है। फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तो जो लापता अफराद की बाजियाबी का केस था, इस केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ को ज़ाती हैसियत में आज तलब किया था और इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि इससे पहले जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने एक यकीन दहानी कराई थी लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से, लेकिन तकरीबन कोई 1.5 महीना गुजरने के बावजूद उनकी जो यकीन दहानी थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और मज़ीद वक्त अदालत से मांगा गया। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बरहम भी हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि फिर जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब हैं
उनको ज़ाती हैसियत में जो है वो अदालत में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सीरियस सवालात उनके ऊपर उठाए गए हैं। और ख़ास तौर पर जो तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें भी बड़े सीरियस किस्म के जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है जी कि अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाज़याब नहीं कराया। ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दाखिला दिफा ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, इसलिए वज़ीर आज़म वज़रा सेक्रेटरीज़ को तलब करके वजाहत मांगने के सिवा कोई दूसरा जो ऑप्शन था वो नहीं बचा था। अदालत ने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा और सेक्रेटरी दाखिला और दिफा ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों और बताएं कि बलोच तलबा को बाज़याब ना कराने पर उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये पहलू वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा और दोनों सेक्रेटरीज़ को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब बनाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा जी कि ये अहदेदार माशरे के ख़िलाफ़ जुर्म में शरीक कार हैं, जहाँ शहरियों को ज़िंदगी और आज़ादी के हक़ से महरूम किया जा रहा है। रियासती इदारों के पास अपने कंडक्ट की कोई वजाहत नहीं, बल्कि वो मुकम्मल खामोश हैं। ये अदालत बड़ी वाज़ेह है कि इस मामले पर दो ही सूरतें हो सकती हैं। रियासती इदारे या तो अगवा और जबरी गुमशुदगियों के क्रिमिनल एक्ट के ज़िम्मेदार हैं, दूसरी सूरत में रियासती इदारे मुकम्मल नाकाम है कि मुबैना गुमशुदा अफराद को बाज़याब नहीं करा सके। अदालती हुक्म में कहा गया कि मिसिंग पर्सनस अगर दहशत गर्दी या किसी और जुर्म में मुलविस हों तो उन्हें मुतलका अदालत में पेश किया जाए। उन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मुतलका अदालत में कानून के मुताबिक फ़ैसले होने दें। फ़ैसले में कहा गया कि अदालत में पेश वज़ारत दाखिला और दिफा के ऑफिशल्स सरे मुबहम लिफाफे में भी इससे मुतल्लिक कुछ पेश नहीं कर सके। तो ये जी एक पूरी चार्जशीट है जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इस फ़ैसले में है, जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से जारी किया गया है। और आज देखें कि आया अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते भी है या नहीं होते। बज़ाहिर इस तरीके से लग रहा है कि शायद वो पेश ना हों। तो ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अहम तरीन जो मामलात थे वो चलने हैं। और मैं देख लूँ थोड़ा सा और, तो कुछ डिटेल्स वगैरह नहीं हैं। बहरहाल नवाज़ शरीफ के हवाले से तबाही फिर गई है। एक तो अब ख़बर ये भी सामने आ रही है कि दोनों के दरमियान इत्तेहाद हो गया है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और दोनों अब हुकूमत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कल ये इंकशाफ किया था जी कि उन्हें ऑफ़र की गई है कि 3 साल के लिए हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और 2 साल के लिए आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। तो देखें जी इस मुल्क में क्या हो रहा है। इस तरीके से जो हुकूमतें हैं वो बांटी जाती हैं जी कि 3 साल तुम राज करो, मुल्क को लूटो खाओ, और 2 साल जो है वो फिर मुझे कहा गया जी कि आप राज करें, और आखिरी 2 साल दिए गए। लेकिन खैर इस तजवीज़ के ऊपर इनकार कर दिया गया। पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कह रही है कि उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ वजारतों के हवाले से कोई मामला तय नहीं हुए, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल ये जो ख़बरें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इत्तेहाद इस तरह से हो गया है कि दोनों मिलकर हुकूमत करेंगे। वजारतें भी लेगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये मालूम है कि ये सारी तबाही का सेहरा वो अपने सर पर अकेले नहीं लेना चाहती, वो पीपल्स पार्टी को भी साथ इसमें लेना चाहती है। और फिर वैसे भी नून लीग को ये पैगाम भी दे दिया गया था कि हुकूमत तो आपको लेनी पड़ेगी, इतना सब कुछ आपके लिए किया, तो अगर आप यहाँ पर हुकूमत नहीं लेंगे तो फिर पंजाब में भी हुकूमत नहीं मिलेगी, और फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन के ऊपर गौर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से शायद दरख्वास्त गुजार की जानिब से इसीलिए दरख्वास्त वापस ली जा रही है आज की, यहाँ पर मामलात सेट हो गए हैं। तो अब इलेक्शन का अदम होने के हवाले से कुछ जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा या नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मामलात फंसे हुए थे वहाँ पर हल हो गए और हुकूमत बन रही है। अगर हुकूमत ना बनती, कोई भी हुकूमत ना बनाता, फिर तो एक बुहरान पैदा हो जाना था। तो फिर शायद हो सकता था कि इस दरख्वास्त के ऊपर भी कोई एक्शन हो जाता और शायद कलअदम हो जाते या नए सिरे से जो इंतखाबात हैं वो हो जाते। लेकिन चूँकि मसला हल हो गया तो फिर ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है। बहरहाल जी ये कुछ आज की हम तीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।